नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि आपका सामाजिक अध्ययन का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज से हम दोहराई शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना दे दूं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने आपका 8वीं का सिलेबस लगभग 30% रिड्यूस कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। कुछ टॉपिक्स जो ज़्यादा महत्व के नहीं माने गए, तो कोविड काल में पता है कि आपको कम समय मिला पाठशाला के साथ जुड़ने का, तो उस सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो इससे पहले हमने अपनी वीडियोस में ये प्रयास किया कि आपको सारे के सारे पाठ करवाए जाएं और आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि की जाए। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को ही दोहराया जाए जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अब हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके साथ बातचीत करेंगे। बड़े विस्तार से हम टॉपिक्स को आपको पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं, इन वीडियोज़ में हम दोहराई करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहेंगे और कार्यपत्रकों को हल करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के पहले पाठ, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो प्राचीन समय में हुई, जो आज भी हम पर प्रभाव डालती हैं, और उन घटनाओं से हम प्रेरणा लेते हैं, सबक लेते हैं और अपने भविष्य को उसी हिसाब से प्लान करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो इसलिए तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको पता है कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम तारीखों में खो जाते हैं। आपके मन में भी ऐसा आता होगा, इतिहास मतलब पुराने राजाओं के बारे में, उनके जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, लड़ाइयाँ कब हुई। पर बेटा, इतिहास इन तारीखों से बढ़कर होता है। हमें सिर्फ तारीखें याद करनी नहीं होती हैं, बल्कि उस समय की घटनाओं के ऊपर भी विचार विमर्श करना होता है। उन घटनाओं के पीछे क्या कारण रहे, क्या मनोदशा रही, राजा की क्या मनोदशा रही, प्रजा का क्या रोल रहा, प्रजा की भूमिका क्या रही, किन लोगों का उसमें योगदान रहा, कौन से लोग प्रभावित हुए, और आज के समय में हम उन घटनाओं से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जब हम रोचक रूप से अध्ययन करते हैं तो हम उसे कहते हैं इतिहास का अध्ययन किया। तो हम मात्र तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे अनेक कारण होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सिर्फ इतिहास को तारीखों में उलझा के देखेंगे तो इतिहास हमें एक उबाऊ सी वस्तु लगेगा, उबाऊ विषय लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियोस के माध्यम से भी आपको इतिहास बड़े रोचक तरीके से बताया जाए, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं होती हैं वो यथार्थ होती हैं, सच में हुई होती हैं, और बड़ी अच्छी कहानियाँ उसमें से निकलती हैं। और कहानियों का शौक़ तो हम सभी को होता है, तो आप भी कहानियाँ सुनना पसंद करते होंगे। तो बच्चों, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम हर चीज़ को तारीख के साथ भी नहीं जोड़ सकते। तारीख उस चीज़ की, उस घटना की महत्वपूर्ण हो जाएगी जो अचानक से हुई है। जैसे कोई आविष्कार हुआ, कोई बाहरी विदेशी आक्रांता यहाँ पे आया, तो वो कौन सी तारीख तो नहीं होगी, पर कौन से सन में आया, कौन से समय में आया, कितने समय शासन किया, इस तरह के जो कालखंड होते हैं उनका अध्ययन करके हम इतिहास की जानकारी लेते हैं। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हुई होती हैं जो सतत विकास का हिस्सा रही होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले भारत में चाय किसने पी थी, तो इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये हमने धीरे धीरे अपने आप को समय के साथ चला चला कर, या धीरे धीरे हमने इस चीज़ को सीखा है। इसी तरह सबसे पहले भारत में जीन किसने पहनी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा तो हैं, परंतु इसके लिए एक खास तारीख सुनिश्चित कर देना मुश्किल होता है। तो यहाँ इतनी विवेचना से आप ये समझ गए होंगे कि तारीखों के साथ साथ महत्वपूर्ण होता है उन घटनाओं का अध्ययन करना। तो बच्चों, जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारत का इतिहास, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से कुछ विदेशी आक्रांता यहाँ पे आए, उनका जो यहाँ पे कार्यकाल रहा, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी समय तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया, तो उनके जो जो गवर्नर जनरल यहाँ पे आए, उन्होंने किस तरह से, कौन सी नीतियाँ यहाँ पर अपनाई, किस तरह से उनका कालखंड रहा, तो उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका जीके का क्वेश्चन भी बनेगा, इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्सन के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। क्या? इतिहास की जानकारी। जो हम ब्रिटिश इतिहास की बात करें तो भारत में
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगसन। और जो आखिरी वायसराय, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसके बीच में अनेक वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, ये सारे गवर्नर जनरल रहे। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डरिंग और इरविन। तो इन सभी ने जो गतिविधियां यहां पे की, जो उनकी नीतियां रहीं, जो उपलब्धियां रहीं, उनके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब इतना बड़ा इतिहास है, इतिहास कहां से शुरू होता है ये तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब से मानव का सृजन हुआ है तब से हर घटना हमारे लिए इतिहास का हिस्सा है। तो एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक हैं, उनका नाम है जेम्स मिल। उन्होंने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब इसका हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। और ये कब लिखी? 1817 में। अब ये भी जीके का क्वेश्चन बन गया। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जेम्स मिल, उन द्वारा लिखी गई पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने क्या किया? भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब पहले का जो कालखंड था उसको हिंदू भारत, उसके बाद मुस्लिम और उसके बाद ब्रिटिश। अब उन्होंने इस तरह से भारत का अध्ययन करने के लिए 3 कालखंडों में उसको बांट दिया। अब आप सोचिए, क्या भारत के इतिहास को इस तरह से बांटा जाना चाहिए? ये गलत है, क्योंकि हिंदू जब उसको बोला गया तो इसका मतलब ज़्यादा लोग उस वक्त हिंदू विचारधारा के। उसके बाद मुस्लिम, तो क्या जब हिंदू थे तो क्या बाकी धर्मों के लोग नहीं थे? जब मुस्लिम में उन्होंने बांटा, मुस्लिम कालखंड में, तो क्या बाकी धर्मों के लोग नहीं थे? उन्होंने क्या किया कि जो उस वक्त शासक थे, जो राजा थे, नवाब थे, उनके धर्म के आधार पर कालखंडों को बांटना सरासर गलत है। जब ब्रिटिश में उन्होंने बांटा तो उन्होंने सिर्फ वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे या जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके जीवन के ऊपर ही ज़्यादा लिखा। परंतु वो तो कुछ हजार संख्या में थे, परंतु जो करोड़ों की बाकी जनसंख्या थी, उनके जीवन को कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही थी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ये तरीका सही नहीं है। बच्चों, कुछ भारतीय इतिहासकार इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में बांटकर देखते हैं, जो तरीका कुछ हद तक तर्कसंगत लगता है, परंतु आधुनिक काल में जब वो ब्रिटिश काल को भी लेते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मैच नहीं करता, क्योंकि आधुनिक का मतलब है जहाँ पे समाज एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गया, सबको समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। परंतु ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था, सबको समान अधिकार नहीं थे, समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। तो अंग्रेजों के शासन को हम आधुनिक काल नहीं कह सकते, परंतु अध्ययन के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट के भी हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने बार बार एक बात कही है कि ब्रिटिश उपनिवेश रहा भारत। अब ये उपनिवेशिक क्या होता है? उपनिवेशिक होता है कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश को जीता तो यहाँ स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया, और यहाँ पे क्या किया? अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पर वो कर वसूल करते थे, लोगों से टैक्सेस लेते थे और अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे, और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती ज़बरदस्ती करवाई, नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई, और भी अपने महत्व की चीज़ें करवाई। तो इस तरह से उन्होंने जो यहाँ पे दबाव डाला, यहाँ के रीति रिवाजों को प्रभावित किया, यहाँ के मूल्यों को प्रभावित किया, लोगों के जीवन को प्रभावित किया। और किस लिए किया? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, मुनाफा कमाना चाहते थे। तो इसको हम कहते हैं उपनिवेशिक काल, जिसमें अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए भारत के लोगों को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने अपने जो शासन में जितना भी काम किया उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए अभिलेख तैयार करवाए, और उनको रखने के लिए उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स का निर्माण किया, जिनको हम अभिलेखागार कहते हैं। तो ये होते हैं जहाँ पे बड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड रखा जाता है, हर चीज़ रिटर्न में होती है, लिखी होती है, और उसको रखा जाता है। और ये उन लोगों द्वारा लिखा जाता था वो जो लिखने में बड़े माहिर थे, उनको बोलते हैं हम खुश नवीसी या सुलेख नवीस, ऐसे लोग होते थे वो जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। तो अंग्रेज लोग इस चीज़ पर बड़ा ज़्यादा बल देते थे कि वो हर चीज़ को संरक्षित करके रखें, उसका रिकॉर्ड रखें।
और अंग्रेज सर्वेक्षण को भी महत्व देते थे, मतलब सर्वे करना, हर चीज़ के बारे में अध्ययन करना कि कहीं धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, जीव जंतु कैसे हैं, और अगर समाज में भी लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग क्या चाहते हैं। हम आज भी इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सर्वे करते हैं और उसके बाद ही कोई नई योजना बनाते हैं। तो ये भी एक नया कंसेप्ट अंग्रेज लेके आए थे। उन्होंने यहाँ पे लोगों की जनसंख्या, जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी की, तभी यहाँ पर शासन कर पाए। इसके अलावा उन्होंने वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन संरक्षण आदि अनेक सर्वेक्षण भी करवाए। सर्वेक्षण होता है सर्वे, मतलब लोगों से जानकारियाँ इकट्ठी करना और उसका रिकॉर्ड रखना। बच्चों, इन अभिलेखों से भी हमें इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं, परंतु ये जानकारी सही नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? सोचिए, जो सरकार ने जानकारियां रखी, अंग्रेजों ने जानकारियां रखी, तो वो क्या करेंगे? वो अपने हिसाब से, अपने नजरिए के हिसाब से रिकॉर्ड रखेंगे। जो उनको सही लगा उन्होंने वो लिख दिया, जो किसी और का सही था उनके नजरिए को नजरअंदाज किया। तो हमें जानकारियां तो मिलती हैं, परंतु हम उसको सही जानकारी नहीं कह सकते। और यहाँ पे लिखा भी गया था कि इन रिकॉर्ड से हमें बहुत भंडार, विशाल भंडार जानकारी के मिलते हैं, परंतु इसमें काफ़ी लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। और ये पहले हमारे पास सिर्फ अभिलेखागार होते थे, परंतु उसके बाद कुछ लोगों की आत्मकथाएं, जब पढ़े लिखे लोग थोड़ा पढ़ने लिखने लग गए, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, अखबारें जब इनका चलन हो गया, तब भी हमें बहुत अधिक जानकारी इतिहास के बारे में मिलने लग गई। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। कार्यपत्र को हल करिएगा, साथ साथ में दोहराई होती रहेगी। कल अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।